हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टेट कोटा सीट के लिए काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। मीनिंग उत्तर प्रदेश में जो एमबीबीएस बीडीएस की सीट स्टेट कोटा के अंडर आती है उनके काउंसलिंग डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है, आपकी एडमिशन का प्रोसीजर कैसा होता है, कितने राउंड्स होंगे काउंसलिंग में और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है। जैसे सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करा है, तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपको स्टेट कोटा में एडमिशन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से फी वगैरह होगा, एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा। देन राउंड्स देखेंगे हम, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जिसे मॉपअप राउंड भी कहते हैं। तो इनके रूल्स क्या होते हैं, देन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, बॉन्ड किस तरीके से आपका बनता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। देन उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनकी फी वगैरह किस तरीके से होती है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब काउंसलिंग सीक्वेंस हम देखते हैं। काउंसलिंग सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको सीट्स अलॉट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राउंड के बाद कौन सा राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले बात करा जाए, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होता है जो कि एमसीसी कंडक्ट करवाती है। देन ये राउंड पूरा होने के बाद फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 1 कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम उत्तर प्रदेश पर हमारा फोकस है, तो देखिए एमसीसी का राउंड होने के बाद आपका उत्तर प्रदेश का राउंड 1 होगा। उसी तरीके से ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 होगा। देन उसके बाद आपका यूपी स्टेट का राउंड 2 होगा। उसी तरीके से राउंड 3 होगा ऑल इंडिया कोटे का, वो खत्म होने के बाद स्टेट का आपका राउंड 3 होगा। एंड आप देखिए ये जो तीनों भी राउंड है इनमें जो भी सीट्स आपकी बच जाती है, जो भी वैकेंट सीट है, ये आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आती है। तो ऑल इंडिया कोटे की पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है एंड देन स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो इस सीक्वेंस में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट, अब काउंसलिंग सीक्वेंस हम देखते हैं। काउंसलिंग सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको सीट्स अलॉट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से राउंड के बाद कौन सा राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले बात करा जाए, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होता है जो कि एमसीसी कंडक्ट करवाती है। देन ये राउंड पूरा होने के बाद फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 1 कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हम उत्तर प्रदेश पर हमारा फोकस है, तो देखिए एमसीसी का राउंड होने के बाद आपका उत्तर प्रदेश का राउंड 1 होगा। उसी तरीके से ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 होगा। देन उसके बाद आपका यूपी स्टेट का राउंड 2 होगा। उसी तरीके से राउंड 3 होगा ऑल इंडिया कोटे का, वो खत्म होने के बाद स्टेट का आपका राउंड 3 होगा। एंड आप देखिए ये जो तीनों भी राउंड है इनमें जो भी सीट्स आपकी बच जाती है, जो भी वैकेंट सीट है, ये आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आती है। तो ऑल इंडिया कोटे की पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है एंड देन स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो इस सीक्वेंस में आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट, देन बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे यूपी में नीट यूजी 2023 में आपका काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से था, ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। और साथ में साथ आपको स्टेट कोटा में किस तरीके से एडमिशन लेना है, ये उनका पूरा एक प्रोसेस हमने फ्लो चार्ट के थ्रू आपके साथ डिस्कस करा है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में बात करा जाए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर आपको विजिट करना है upneet.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और लॉगिन करना है यूजिंग नीट एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर। आपका जो नीट में एप्लीकेशन नंबर था वही यहाँ पर आपको वही यूज करना है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करना है। जैसे कि हम देखेंगे अभी आपकी फी वगैरह क्या होगी, डिटेल में देखेंगे। एंड सिक्योरिटी मनी भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको पे करना है ये अमाउंट, और ये कितना होगा ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
देन आपने एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया, देन उसके बाद आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, ये टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे ये भी हम आगे देखेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, आप वहां पर आपको देन उसके बाद वेरिफिकेशन ईमेल आता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। देन उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। देन उसके बाद आप चॉइस आप फिल कर सकते हो एंड लॉक कर सकते हो, एंड देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है कैंडिडेट्स की। फिर उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, इसको आपको डाउनलोड करना है। सो अलॉटमेंट लेटर जो है ये आपका ईमेल आईडी पर आता है अलॉटमेंट लेटर, इसको आपको प्रॉपर्ली आपको डाउनलोड करना है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, जैसे कि आपका नोडल सेंटर वगैरह कहाँ है, ये सब अलॉटमेंट लेटर पर आपको लिखा होता है। देन उसके बाद फाइनली आपका एडमिशन हो जाता है। तो यही होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। और ये देखिए ये हमने नीट 2023 का बताया है, और अगर 2024 में जो भी चेंजेस आते हैं, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है आपके यूपी स्टेट से, तो हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। फॉर नाउ आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। अब रजिस्ट्रेशन फी की बात करा जाए तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2000 रुपीज आपकी फी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। देन उसके बाद थर्ड राउंड, जिसे हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं, मॉप अप राउंड में हर एक कैंडिडेट को फिर से रजिस्टर करना है, चाहे आपने राउंड 1 में रजिस्टर कर रखा हो या फिर राउंड 2 में रजिस्टर करा है, तब भी आपको मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्टर करना है, फिर से आपको रजिस्टर करना है। इट इज मैंडेटरी है, आपको करना ही है, और अगर आप नहीं करते तो आप मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और मॉप अप राउंड की अगर फी की बात करा जाए तो यहाँ पर 1000 रुपीज है, अगेन ये भी नॉन रिफंडेबल फी है। देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो है, आपके 4 डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपको अपलोड करना है, और ये वेरिफिकेशन के लिए जाता है। सो वेरीफाई आपका डॉक्यूमेंट 1 डे या फिर 2 दिन लगता है, और विद इन 48 आवर्स में आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपके वेरीफाई हो जाते हैं, आपको ईमेल आ जाता है। इन केस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, जैसे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इमेज ब्लर है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, ये आपको प्रॉपरली ईमेल लिख देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर XYZ ये मिस्टेक्स है। इन केस तब भी आपका उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, तो आपने जो नोडल सेंटर सेलेक्ट करा है, नोडल सेंटर पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये पे करना है, जो कि ऑनलाइन होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, आप जब कॉलेज चॉइस फिल करते, जब आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, आपके चॉइस फिल करोगे, उससे पहले ही आपको आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको सबमिट कर देना है और ऑनलाइन पे कर देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए। नोडल सेंटर हैज टू बी सिलेक्टेड वेयर द एडमिशन फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड। तो देखिए, नोडल सेंटर, आप जो नोडल सेंटर सेलेक्ट करोगे उसी नोडल सेंटर पर आपको जाकर, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है, तो आप उन्हीं से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो नोडल सेंटर जो है, जनरली जो स्टेट में, अगर आप कोई स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब आप जो नोडल सेंटर सेलेक्ट करते हो उसी नोडल सेंटर पर आपको जाना है। तो नोडल सेंटर किस तरीके से मालूम होता है आपको, जब भी आपको जो कॉलेज अलॉट होता है, सो अलॉटमेंट लेटर पर आपको नीचे नोडल सेंटर जो आपने सेलेक्ट करा होता है, तो उसका प्रॉपरली आपको नेम दिख जाएगा, आपका नोडल सेंटर कौन सा आपने चूज करा था। अब बात करा जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, उसमें जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली कॉलेज से आप बात कर सकते हो। और डीम कॉलेजेस में भी इसी तरीके से होता। डीम कॉलेजेस की अगर बात करा जाए, तो आपको जो भी डीम कॉलेजेस मिलता है, वही एक तरीके से आपका एक सेंटर होता है, उसी पर जाकर आप आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, अगर कुछ आपको वेरीफाई करना है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही डॉक्यूमेंट में, तो आप डायरेक्टली कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन स्टेट के लिए, स्टेट काउंसलिंग में आपको नोडल सेंटर सेलेक्ट करना होता है, उसी पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो ये रही रजिस्ट्रेशन की बात। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के डिटेल्स। तो देखिए, जो सिक्योरिटी मनी है गवर्नमेंट मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेजेस की 30,000 रुपीज होती है, उसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 2 लाख रुपीज और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 1 लाख रुपए तक आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये आपका
रिफंडेबल होता है, याद रखिएगा। यानी एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपका एडमिशन लेने के बाद आपको यह मनी जो है ये रिटर्न करा जाता है। और ये जो मनी है ये वन टाइम पेमेंट होता है आपका, यानी आप जब एडमिशन लेते हो सिर्फ उसी वक्त आपको देना है, हर साल ये आपको नहीं देना है, फिर सिर्फ वन टाइम। देन उसके बाद बात करा जाए तो देखिए चॉइस फिल, आप तभी चॉइस फिल के लिए एलिजिबल हो जाओगे जब आप सिक्योरिटी मनी जो है ये डिपॉजिट करते हो। अगर आपने सिक्योरिटी मनी नहीं दिया तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हो फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद बात करा जाए, हर एक कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने चॉइसेस को लॉक करें। ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो सीट है वो अलॉट नहीं करी जाएगी। देन उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन फी है एंड सिक्योरिटी फी है ये मैंडेटरी है, यानी रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी फी हर एक कैंडिडेट्स को पे करना ही है, अदरवाइज आपका प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट, देन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो याद रखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। देन आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, रैंक कार्ड जिसे कहते हैं आपका ये होना चाहिए, 2024 का होना चाहिए, जो कि एनटीए ने रिलीज करा था 4 जैन के दिन, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद अलॉटेड लेटर, आपको जो भी सीट अलॉट हुई है वो आपको लेटर। देन उसके बाद 10th की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, उसी तरीके से 12th का भी इस तरीके से होना चाहिए। देन उसके बाद आपको वैलिड आईडी प्रूफ, यानी आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश इफ एप्लीकेबल, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन कास्ट सर्टिफिकेट में भी देखिए आपको एक वैलिड आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको आपको रिन्यू करवा कर ले लेना है। एंड उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपने जो भी काउंसलिंग के समय पर ऑनलाइन रजिस्टर करा था जिस भी राउंड के लिए, उसका आपके पास स्लिप होना चाहिए कि आपने फी वगैरह पे कर रखी है। देन उसके बाद डीडी होना चाहिए सिक्योरिटी मनी का, यानी आपने जो ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट करते हैं आप, उसका आपको डीडी बना कर रखना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है ये आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो टोटल 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना ही चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, इसको आप रेडी रख लीजिए बिफोर काउंसलिंग। अब हम देखते हैं फर्स्ट राउंड आपका किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट राउंड जो होगा आपके काउंसलिंग का, ये आपका ऑनलाइन होगा और देयर इज नो फ्री एग्जिट इन उत्तर प्रदेश। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है डिटेल में फ्री एग्जिट क्या होता है और अपग्रेडेशन वगैरह क्या होता है, और उनके रूल्स भी हमने बताया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर वो वीडियो को डिटेल में अगर देखते हो तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। फ्री एग्जिट अगर इन शॉर्ट बताएं, फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आपको मान लीजिए सीट अलॉट हो गई है और आपने बिना कुछ करे सीट पर एडमिशन ना लिया, अब ऐसे ही प्रोसेस में आगे बढ़ गए। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो नो फ्री एग्जिट यानी फ्री एग्जिट नहीं देता है। एक बार अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये आपका रिटर्न नहीं करा जाता है। बाकी जो जितने भी स्टेट है ज्यादा करके सब में फर्स्ट जो राउंड है वो फ्री एग्जिट का होता है, यानी फर्स्ट राउंड के बाद जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये उनको स्टेट वापस कर देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अमाउंट रिटर्न नहीं करा जाता है, फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। Then next point is again very important. After seat allotment, and if you want to join, then you can join and give the option of upgrade, and you can upgrade it in the second round. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए आपको जो राउंड 1 में है, राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई, आपने क्या करा, आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया, ठीक है, आपने अपग्रेड के लिए डाल दिया। तो मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में कोई सीट नहीं मिलती है तो ये सीट आपके पास होगी, ठीक है, यानी राउंड 1 में जो सीट मिली थी आपके पास ये वाली सीट होगी। अगर मान लीजिए अपग्रेड हो गया तो बहुत मुश्किल है कि स्टूडेंट को अगर अपग्रेड होता है तो अच्छा कॉलेज मिलना। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 चॉइसेस फिल करा था, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, अब मान लीजिए आपको थर्ड नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया,
और आप चाह रहे कि अपग्रेड में डाल दो और जो सेकंड नंबर वाला कॉलेज है ये हमें अलॉट हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा हो। आपको जनरली क्या होता है, लोअर कॉलेज ही मिल जाता है उस केस में। तो इस तरीके से हमारा जो हमने एक्सपीरियंस करा है, तो उससे हमारा एडवाइस ये होगा आप लोगों के लिए, जो आपको अच्छी तरीके से आपका जो चॉइसेस है वो अच्छी तरीके से फिल करिए, और जो भी कॉलेज मिल रहा है राउंड 1 में उत्तर प्रदेश स्टेट में वो सेलेक्ट कर लीजिए, वरना बाद में आप ही के लिए डिफिकल्टी आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से होता है। और अगर मान लीजिए अपग्रेड नहीं होता है तो जो प्रीवियस सीट है वो आपको मिल जाती है रिटर्न। यही होता है इस सेंटेंस का मतलब, और ये देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड आपको 1 ईयर ट्यूशन फी देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई है वो फर्स्ट राउंड में, तो आपको फर्स्ट ईयर की आपको ट्यूशन फी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सबमिट करना है अलॉटेड कॉलेज में। जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिल गई है उस कॉलेज पर जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है वो सबमिट करना है। अब नेक्स्ट है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो उस केस में आपको जो कॉलेज मिला है वहां पर आपको जाना है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उस केस में नोडल सेंटर पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंट्स का। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से पता चलेगा कि नोडल सेंटर पर कैसे जाना है, तो आपका नोडल सेंटर क्या है, तो ये जब आपको सीट अलॉट करी जाती, जब आपको सीट अलॉट करी जाएगी तो उसके बाद उसमें जो लेटर हमने कहा आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जो सीट अलॉट करी जाती है तो अलॉटेड लेटर आपको ईमेल पर आता है, और उसी लेटर पर आपको वहां पर मिल जाएगा नीचे नोडल सेंटर आपको कौन सा मिला है, तो उस नोडल सेंटर का नेम आपको प्रॉपर्ली देखना है और वहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इस तरीके से राउंड 1 का पूरा प्रोसीजर होता है। देन नेक्स्ट राउंड का हम देखते हैं। अब सेकेंड राउंड की बात करा जाए तो सेकेंड राउंड भी आपका ऑनलाइन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट पॉइंट हम पहले रीड करते हैं। इफ यू हैव जॉइन्ड द सीट इन द सेकेंड राउंड ऑफ एमसीसी और एनी स्टेट देन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ यूपी। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है हम इस पिक्चर से समझते हैं। ये हमने देखा था काउंसलिंग के सीक्वेंस, तो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो पहले किस तरीके से होता है, पहले आपके ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 होती है जो कि एमसीसी कंडक्ट करवाती है, देन आपके स्टेट का राउंड 1 होता है। उसी तरीके से एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 कंडक्ट करवाती है, एंड देन उसके बाद आपका स्टेट का राउंड 2 होता है। इस तरीके से होता है। तो देखिए, स्टेट का राउंड 1 होने के बाद एमसीसी राउंड 2 होता है पहले, फिर स्टेट राउंड 2 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एमसीसी राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, और कोई और स्टेट में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस केस में आप उत्तर प्रदेश की सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राउंड वन में अगर आपको सीट मिल गई और आपने किसी वजह से सीट छोड़ दी, या फिर आपने कुछ एडमिशन नहीं लिया किसी वजह से, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो लॉस हो जाता है। और अगर आप सेकेंड राउंड में उस केस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको फिर से आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फिर से आपको पे करना है। अब देख लेते हैं हम सेकेंड राउंड में ही और आपके रूल्स क्या होंगे। देन हम सेकेंड राउंड की डिटेल्स को ही कंटिन्यू करते। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना है किन स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपग्रेड कराया है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, अपने अपग्रेडेशन का फॉर्म दे दिया, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर आपका यू विल हैव टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करना है अपग्रेड सीट पर सेकेंड राउंड में ही। देन नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि अगर आपकी कोई भी सीट अपग्रेड नहीं हुई यहाँ पर सेकेंड राउंड में, देन इस केस में आपके जो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली थी वो सेम रहेगी, आपकी सीट आपके पास आपको मिल जाएगी, ठीक है। और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन कि ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड
नहीं कर सकते, अगर नहीं करना है उनको तो कोई जरूरत नहीं है उनके चॉइसेस को फिल करने के लिए। कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, एडमिशन लेने के बाद भी सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर देते हैं, चॉइसेस फिल कर देते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट भी दे देते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है इससे आपको बचना है। ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया तो नो नीड टू फिल चॉइसेस इन द सेकेंड राउंड। नेक्स्ट, अब हम मॉप अप राउंड की डिटेल्स देख लेते हैं, जिसे हम थर्ड राउंड भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसे हम थर्ड राउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या रूल है आपके, यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। याद रखिएगा, अगर आपको सीट अलॉट हुई, आप अपग्रेडेशन में आपने डाल दिया और आप चाह रहे हो कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो उस केस में आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। देन यहाँ पर those who have not registered in the first and second round, आपने अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रजिस्टर नहीं करा तो आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस राउंड के लिए कर सकते हो। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड हो गए ऑनलाइन बाय नोडल सेंटर which was selected at the time of registration, यानी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपने नोडल सेंटर सेलेक्ट करा था वहीं पर आपको इस राउंड के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड करना है। तो आपको नोडल सेंटर कैसे पता लगेगा, जैसे कि हमने इसके पहले भी कहा, जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है जो आपको ईमेल करा जाता है, याद रखिएगा ये आपको अलॉटमेंट लेटर ईमेल करा जाएगा। सो अलॉटमेंट लेटर पर सबसे नीचे आखिर में आपका नोडल सेंटर मेंशन होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। देन आगे देख लेते हैं हम रूल्स मॉप अप राउंड के लिए। अब हम मॉप अप राउंड के बचे हुए रूल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट उन्होंने दे रखा है, जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में रजिस्टर करा था तो उनको भी फिर से यहाँ पर मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिनकी फी 1000 रुपीज है। और याद रखिए मॉप अप राउंड में आपको कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से पे करने की। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट पर, आपने उस तरीके से काउंसलिंग एमसीसी की आप कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि हम साइमल्टेनियसली मॉप अप राउंड में भी उत्तर प्रदेश की पार्टिसिपेट करें, तो इस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस की सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने किसी वजह से रिजाइन कर दिया या फिर उन्होंने एग्जिट ले लिया, तो उस केस में भी आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं होते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, यहाँ पर है, देखिए अगर आप मान लीजिए आपने बीडीएस कोर्स में एडमिशन ले लिया पहले से, तो आप क्या करोगे, इस केस में आप यहाँ पर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप अपग्रेड कर सकते हो आपके बीडीएस टू एमबीबीएस सीट के लिए। अब हमने आपके काउंसलिंग के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड देख लिए। आपके जो सारे राउंड्स होते हैं उन्हीं टाइम पर, यानी ड्यूरिंग काउंसलिंग आपको कॉलेजेस के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड भी देना होता है, यानी एक लीगल एक एग्रीमेंट, आप एक तरीके से एग्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट या फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब ये किस तरीके से एग्रीमेंट होता है, तो देखिए जनरली आप एमबीबीएस या फिर बीडीएस करते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो आपकी जो फी होती है काफी कम होती है, यानी आपके हर एक स्टूडेंट के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है, करोड़ ऑफ रुपीज आप पर लगाती है। तो उस केस में गवर्नमेंट की भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ सर्विस करें। ठीक है, जनरली रूरल सर्विस होती है। तो देखिए जब भी आप एमबीबीएस या फिर बीडीएस करते गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो आप काउंसलिंग के समय पर जब आपको कॉलेज अलॉट होता है उसी समय पर आपका एग्रीमेंट बनता है और उसमें आपको बताया होता है जैसे कि जनरली यूपी स्टेट में 2 इयर्स की आपको सर्विस देना होता है। अगर आप ये 2 इयर्स की सर्विस नहीं देते हो तो उस केस में आपको 10 लाख की पेनल्टी होती है और ये सर्विस देना कंपलसरी होता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो यही एग्रीमेंट आपसे साइन करवाती है और इसी को कहते हैं हम बॉन्ड। तो बॉन्ड पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दिया है हमने, तो आप वो वीडियो भी हमारा देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको जितनी हो सके आपके साथ शेयर करा है सारी इन्फॉर्मेशन, और अभी भी आपको जो भी डाउट है आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।